आए थे कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी डिवाइसेस थे उन डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सिस्टम यूनिट और कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट शामिल हैं। हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें ये पता है कि ये एलसीडी है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, लेकिन ये जो मशीन है ये क्या है? एक्चुअली ये जो मशीन है ये सिस्टम यूनिट है और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इस मशीन को सीपीयू कहते हैं। असल में सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। तो आज से इसको करेक्ट कर लें। सिस्टम यूनिट क्या है आइए पढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट इज ए केस दैट कंटेन्स ऑल कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज सिस्टम यूनिट। असल में ये हमारा सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जहां पर प्रोसेसिंग का काम होता है। सिस्टम यूनिट में लगे हुए कंपोनेंट्स में मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और हार्ड ड्राइव शामिल हैं और उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। दरअसल ये सिस्टम यूनिट का आर्किटेक्चर है जहां पर कंप्लीटली सिस्टम यूनिट को डिफाइन किया गया है। सिस्टम यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इस बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जिनमें काफी सारे चिप्स लगे हुए होते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज, देन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स जिनके स्लॉट्स भी इस बोर्ड के ऊपर बने हुए होते हैं और आपका जो प्रोसेसर होता है वो भी इस बोर्ड के ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब इस बोर्ड के साथ अटैच होते हैं। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है। अगर हम मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी अगर बढ़ाना चाहें तो हम इसमें एक डॉटर बोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। डॉटर बोर्ड का काम मदरबोर्ड के कैपेबिलिटी को बढ़ाना यानी कि उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट्स वगैरह लगाने के लिए हम डॉटर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की तरफ। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The CPU stands for Central Processing Unit, is a part of a computer system that is commonly referred as brain of computer. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग कहा जाता है। CPU is also known as processor और माइक्रोप्रोसेसर। इसको प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब वो लोग जो कि सिस्टम यूनिट यानी कि उस बड़े सी मशीन को CPU कहते हैं वो आज से ये जान ले और इसको करेक्ट कर लें कि CPU किसको कहा जाता है। CPU दरअसल ये 2 बाय 2 इंच का एक चिप है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के इस पार्ट पे जाके फिट होता है। लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके देन आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइसेस के ही थ्रू लेता है और उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है या वहां पर शो कर देता है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि प्रोसेसिंग कहां पर होता है। तो प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसर में होता है। सीपीयू के पार्ट्स के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। दरअसल सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, जिसको हम रजिस्टर्स भी कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि अरिथमेटिक और लॉजिकल क्या है। हम अरिथमेटिक कहते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, हम उनको जो है अरिथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन शामिल है। और जो लॉजिकल यूनिट है वो 2 चीजों को आपस में कंपेयर करता है, जैसे कि 2 = 5। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि क्या 2 5 के बराबर हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 छोटे हैं और 5 बड़े हैं। देन 5 > 4, जो 5 है वो 4 से ग्रेटर देन है यानी कि बड़े हैं, हाँ बिल्कुल। देन 7 < 6, नहीं, क्योंकि 7 जो है वो बड़े हैं 6 से। तो इसी तरह से लॉजिकल यूनिट 2 चीजों को आपस में कंपेयर करता है, देन कोई डिसीजन मेक करता है। कंट्रोल यूनिट का काम डेटा को डायरेक्शंस दिखाना और उसको कंट्रोल करना होता है, यानी कि जो डेटा आ रहा होता है और जो डेटा जा रहा होता है उसको डायरेक्शन दिखाना। ये असल में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा होता है जो कि ट्रैफिक को रोड पर कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के कंप्लीट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि जो डेटा आ रहा होता है और जो डेटा जा रहा होता है उनको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग है और हर एक डिवाइस कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा होता है और कंट्रोल यूनिट का काम उनको कंट्रोल करना होता है। और जो कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस चलते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को भी कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है। कंट्रोल यूनिट का काम यह भी होता है कि ये मेन मेमोरी यानी कि रैम में से इंस्ट्रक्शंस को उठाकर और उसको इंटरप्रीट करता है, यानी कि इंटरप्रीट का मकसद ये है कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमने पढ़ा था 0 और 1 की लैंग्वेज।
और एक सिग्नल जनरेट करता है ताकि कंप्यूटर के जो बाकी यूनिट्स हैं वो उस डेटा को एग्जीक्यूट करें, यानी कि उसको चलाएं। सीपीयू के पार्ट नंबर 3 में मेमोरी यूनिट यानी कि जो रजिस्टर्स होते हैं उसकी अगर बात करें तो प्रोसेसर के पास छोटे छोटे सेल्स की शेप में अपनी ही मेमोरी होती है और हर एक सेल जो है वो रजिस्टर कहलाती है। रजिस्टर्स का काम डेटा को टेम्पररी उठाकर उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है और एक प्रोसेसर के अंदर 13 रजिस्टर्स होते हैं। एलयू वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, डेटा रजिस्टर्स में से उठाकर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको दोबारा रजिस्टर्स में ही स्टोर कर देता है और रजिस्टर्स में डेटा जो है वो मेन मेमोरी में से आ रहा होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो रैम होता है उसमें से आ रहा होता है। ये बात याद रखें कि अगर मेन मेमोरी की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो रैम की बात कर रहे हैं। दरअसल जब भी प्रोसेसर के अंदर कोई डेटा आता है तो मेमोरी यूनिट जो है वो उसको इंडेक्स वाइज उस डेटा को अपने पास स्टोर करता है। सपोज करें कि पहला जो डेटा आया उसने इंडेक्स नंबर 0 पर सेव कर दिया, देन दूसरा जो डेटा आया उसको इंडेक्स नंबर 1 पे, देन उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पे और इसी तरह से बाकी जो भी डेटा है वो इंडेक्स वाइज अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब हम आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम की तरफ। अब जो रैम है ये वो डिवाइस है जो कि डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखता है अपने पास जब कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम कोई फाइल ओपन करते हैं और हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर शो हो रहा होता है तो वो उस वक्त रैम में होता है। रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जो कि इरेजेबल है। रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल का मकसद एक इरेजेबल, अगर लाइट चली जाए यानी कि कंप्यूटर अगर आपका ऑफ हो जाता है तो रैम में जो कुछ भी होगा वो पूरे का पूरा इरेज हो जाएगा और रैम जो है वो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा और उसमें कुछ भी डेटा नहीं रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है वो असल में रीड एंड राइट मेमोरी है, यानी कि इसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी डेटा इसमें लोड भी कर सकते हैं, इसमें से आप निकाल भी सकते हैं। अब रीड एंड राइट इन दोनों को पहले समझते हैं कि ये असल में है क्या। सपोज कर लें कि हमारे पास एक फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वो फाइल अगर हम ओपन करते हैं तो इट मींस कि वो रीड हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर ने उसको रीड कर लिया, यानी कि उसको शो अगर कर दिया है। अगर कोई तस्वीर भी अगर उसको हम चलाते हैं तो मतलब कि वो रीड हो रहा है। जब हम उस तस्वीर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो इसका मतलब कि वो उसमें हम राइट कर रहे हैं। अब इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो हार्ड डिस्क, रैम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो कि रीड ओनली हैं, जैसे कि रोम। अब रोम का नाम तो आपने सुना होगा। दरअसल रोम जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड एक चिप है, यानी कि उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि फिक्स्ड है, वो आप उसको निकाल नहीं सकते। रोम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कंटेंट्स ऑफ रोम आर परमानेंट, यानी कि रोम के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर जो कुछ भी है वो परमानेंट है, वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, जस्ट आप रीड कर सकते हैं उसको। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय यूजर, यानी कि जो उसका यूजर है यानी कि जो बंदा जो उसको चला रहा है वो उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकता। द कंटेंट इज रिटन ऑन टू द रोम व्हेन इट फर्स्ट मेड। रोम जब पहली दफा बनता है यानी किसी कंपनी में, उसमें जो भी डेटा सेव किया जाता है वही रहता है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकते। रोम कीप्स इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ एंड सो इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो रोम में जो भी डेटा है वो कभी भी मिटता नहीं, क्योंकि उसमें वो सेव है और वो रीड ओनली है और परमानेंट है, वो कभी भी नहीं मिटता। और इसीलिए रोम को नॉन वोलेटाइल यानी कि नॉन इरेजेबल, ना मिटने वाली एक मेमोरी है ये। रोम के अंदर कंप्यूटर की जो मशीन है उसकी कंप्लीट सेटिंग्स रखी जाती हैं और इन सेटिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उनके मेन्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। रोम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस रखे गए, उन फंक्शन में से पोस्ट एक फंक्शन है। पोस्ट जो है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस पोस्ट का काम ये है कि जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो ऑन होते वक्त जो पोस्ट है वो चेक करेगा कि कीबोर्ड अटैच है या नहीं, माउस अटैच है, हार्ड डिस्क प्रॉपर्ली अटैच है, जो रैम है वो सही से लगा हुआ है और जो प्रोसेसर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, और बाकी जितने भी कंपोनेंट जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं उनको चेक करता है। अगर ये प्रॉपर्ली सब के सब ठीक से लगे हुए हैं तो कंप्यूटर
को वो ऑन कर देता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी डिवाइस ठीक से अटैच नहीं है तो पोस्ट वाला जो फंक्शन है वो एक साउंड जनरेट करेगा, यानी कि एक बीप जनरेट करेगा। कंप्यूटर में से टीं टीं की आवाज आने लगेगी और मोस्ट कॉमनली जो टीं टीं की आवाज आती है यानी कि बीप की जो आवाज है वो रैम की वजह से आती है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आप कंप्यूटर को ओपन करके रैम को निकालकर आप दोबारा से लगा लें। लेकिन अगर फिर भी ना चले तो रैम जो है, रैम को आप निकालकर इरेजर से इसके जो दांत था यानी कि जो गोल्डन इसकी जो पट्टियां हैं आप उनको इरेजर से साफ कर लें। उन पे थोड़ा सा कार्बन जम जाता है जिसकी वजह से रैम में मसला आ जाता है, रैम नहीं चलता। तो आपने ये जस्ट उसको थोड़ा साफ करना है, उसके बाद वापस लगा देना है और आपका कंप्यूटर फिर से ऑन हो जाएगा। मदरबोर्ड के ऊपर एक बैटरी लगी हुई होती है जिसको हम सीमोस बैटरी कहते हैं और जो सीमोस बैटरी है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस सेल का काम ये है कि मदरबोर्ड में सेव कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिसको पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जहां पर डेट एंड टाइम देन पासवर्ड्स होते हैं, इस तरह के डेटा को कुछ ना कुछ पावर चाहिए होता है होल्ड रखने के लिए। अदरवाइज अगर आप इसको ये पावर नहीं देंगे तो ये डेट टाइम और इसके अलावा जो पासवर्ड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बायोस पे पासवर्ड लग जाता है, तो बायोस पे पासवर्ड को रिमूव करने के लिए इस सीमोस बैटरी को 10 सेकंड के लिए रिमूव किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। निकाल कर आप एक दफा इस कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, देन उसके बाद सीमोस बैटरी वापस आप फिट करें तो जितने भी जो है वो डेट और टाइम वो भी मिट जाएंगे और इसके अलावा जो उसपे पासवर्ड्स लगे हुए होंगे वो पासवर्ड्स भी रिमूव हो जाएंगे। सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई पावर सप्लाई का काम जो है वो तमाम कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करना होता है। पावर सप्लाई का काम अल्टरनेट करंट यानी कि एसी करंट को डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट में कन्वर्ट कर देना होता है, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जो कि मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं उनको अल्टरनेट करंट नहीं चाहिए होता, उनको डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। देन हम आते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी व्हिच इज परमानेंट मेमोरी। हार्ड डिस्क के अंदर आप बहुत सारा डेटा सेव करके रख सकते हैं जो कि गीगाबाइट्स यानी कि जीबीज और टेराबाइट यानी कि टीबीज में हो सकता है। देन सिस्टम यूनिट के अंदर एक सीडी ड्राइव यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव भी लगी हुई होती है जिसका काम सीडी और डीवीडी के जो डिस्क है उनको चलाना होता है। पुराने जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें फ्लॉपी ड्राइव लगा हुआ होता था, अब वाले जो सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें फ्लॉपी ड्राइव को रिमूव कर दिया गया। अब जो न्यू सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें फ्लॉपी ड्राइव नहीं आता। दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में हम बसेस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन बसेस को चलाने के लिए ड्राइवर्स होते हैं जो कि पैसेंजर्स को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लेके जाते हैं। आपने कंप्यूटर के ड्राइवर्स का भी सुना होगा। अब कंप्यूटर में भी बसेस होते हैं और उन बसेस को चलाने के लिए ड्राइवर्स होते हैं। तो कंप्यूटर में जो बसेस होती हैं वो टचेबल होते हैं, यानी कि आप उनको टच कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल शेप में होते हैं। और जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इनको चला रहा होता है। जैसे कि अगर हम प्रिंटर ऐड करें अपने कंप्यूटर में तो उसके ड्राइवर्स हमें पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके बाद हमारे पास जो प्रिंटर है वो चलने लगता है, अदरवाइज प्रिंटर नहीं चलता हमारे पास। अगर हमें प्रिंटर चलाना है तो हम प्रिंटर को चलाने के लिए पहले उसके ड्राइवर्स हम इंस्टॉल करते हैं ताकि वो चल सके। ड्राइवर्स के बिना प्रिंटर नहीं चलता। कभी गौर से देखिएगा कि जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर बारीक सी कुछ लकीरें बनी हुई होती हैं जो कि बसेस होती हैं, या फिर सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ वायर्स लगे हुए होते हैं, उन वायर्स को हम बसेस कहते हैं। और बसेस का काम यह होता है कि वो डेटा को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर लेके जाना होता है। अब कंप्यूटर के अंदर बसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम बस और दूसरा एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस की जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिस्टम बस कनेक्ट्स प्रोसेसर एंड रैम। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल बस। इसको इंटरनल बस भी कहा जाता है। ये जो सिस्टम बस है, इस सिस्टम बस के 3 मजीद टाइप्स हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो इन कंट्रोल बसेस को इस्तेमाल करके बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करता है और ये यूनि डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में काम करते हैं। और ये जो कंट्रोल बसेस हैं ये फिजिकल शेप रखते हैं, यानी कि ये केबल्स होते हैं या फिर सर्किट के ऊपर प्रिंटेड होती हैं। जो बारीक जो लकीरें होती हैं ये असल में कंट्रोल बसेस होती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो बारीक सी लकीरें आप देखते हैं और या फिर इस तरह के जो केबल्स हैं या फिर इस तरह के जो केबल्स हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल बसेस होती हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं होते, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव। इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस तरह के वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो वायर्स हैं ये एक्चुअली बसेस हैं। जब हम कीबोर्ड की मदद से कुछ लिख रहे होते हैं और वो स्क्रीन पर शो हो रहा होता है तो ये इस डेटा को कंट्रोल बस ही कंट्रोल कर रहा होता है।
जब हम कोई भी इमेज स्कैन करके प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको प्रिंटर की तरफ भेजने का जो काम होता है वो भी कंट्रोल बस का ही काम होता है। जब हम माइक इस्तेमाल करके कुछ भी बोल रहे होते हैं और वो स्पीकर्स पे हमें सुनाई दे रहा होता है तो वो कंट्रोल बस का ही काम होता है कि वो ही इसको वहां पर भेज रहा होता है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। सिस्टम बस के अंदर कुछ एड्रेस बसेस भी होती हैं। इन एड्रेस बसेस का काम ये होता है कि प्रोसेसर के जनरेट किए गए एड्रेसेस को आईओ डिवाइस यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस तक लेके जाने का काम एड्रेस बस का काम होता है। देन सिस्टम बस के अंदर एक और भी बस होता है जिसको हम डेटा बस कहते हैं। डेटा बस का काम डेटा को कैरी करके लेके जाना होता है। जब भी हम कुछ चलाते हैं डेटा बस का काम डेटा को कैरी करना होता है। जब भी हम इनपुट डिवाइस के थ्रू को इनपुट देते हैं वो सबसे पहले मेन मेमोरी में आता है, देन मेन मेमोरी से प्रोसेसर में आकर वो प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस होने के बाद फिर ये मेन मेमोरी से होते हुए आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चला जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट को बस डेटा बस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, यानी उस डेटा को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना डेटा बस का काम होता है। सिस्टम बस के बाद हमारे पास एक और बस होता है जिसको हम एक्सपेंशन बस कहते हैं। इन बसेस का काम मदरबोर्ड पे लगे हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन करवाना होता है। ये तो हो गए बसेस। अब हम आते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की तरफ कि पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या होते हैं। आप अपने कंप्यूटर के फ्रंट एंड बैक साइड पर अगर देखेंगे वहां पर यूएसबी लगाने की जगह, माइक लगाने की जगह, देन हेडफोन्स को यूज करने की जगह, आप अपने कंप्यूटर की मशीन को जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। अगर आप फ्रंट साइड को देखेंगे वहां पर यूएसबी लगाने की जगह और उसके अलावा हेडफोन लगाने की जगह आपको मिलेगी। देन अगर आप बैक साइड को चेक करेंगे वहां पर आपको यूएसबी लगाने की बहुत सारी जगह, इथरनेट कनेक्टर लगाने की जगह, उसके अलावा पावर सप्लाई, वीजीए और उसके अलावा ऑडियो जैक्स आपको मिलेंगी। ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये तमाम इन पोर्ट्स को हम कंप्यूटर के पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स कहते हैं, जिसमें हम पेरिफेरल्स लगाते हैं। पेरिफेरल्स का मतलब ये होता है वो डिवाइसेस जो कि सिस्टम यूनिट के पार्ट्स ना हो, वो बाहर एक्सटर्नल कुछ डिवाइसेस हों जो कि हम सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद हम एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एडाप्टर कार्ड्स की तरफ आते हैं। क्या है कि जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिए जाते हैं ताकि हम अपने सिस्टम यूनिट की कैपेबिलिटी को और मजीद बढ़ा सकें। और अगर मदरबोर्ड का कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो हम कोई और कार्ड वहां पर लगाकर अपने कंप्यूटर को दोबारा से चला सकें। इस इमेज में पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट को दिखाया गया है जो कि पीसीआई है। अब होता क्या है कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक साउंड के लिए होता है, एक जो है वो इंटरनेट के लिए होता है, देन कुछ अलग अलग फंक्शनलिटीज के लिए पार्ट्स होते हैं। अगर इन पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट डैमेज हो जाए तो बजाय कंप्लीट मदरबोर्ड को चेंज करने के आप इन स्लॉट्स को यूज करके सेम वही कार्ड्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और मदरबोर्ड को चेंज करने से बच सकते हैं। दरअसल ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ये एक साउंड कार्ड है। अगर साउंड कार्ड जल जाए यानी कि जो मदरबोर्ड में साउंड कार्ड का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आप स्लॉट्स के अंदर इस कार्ड को लगाकर साउंड जो है आप दोबारा अपने कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं। देन ये है ग्राफिक कार्ड। ये जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है, इस ग्राफिक कार्ड का काम ये है कि अगर आप कोई वीडियो गेम्स अगर खेलना चाहें तो आप इन स्लॉट्स के अंदर इस ग्राफिक कार्ड्स को ऐड करके अपने कंप्यूटर की ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हैं। काफी ऐसे गेम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं चल पाते तो उनके लिए इन ग्राफिक कार्ड्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम यूनिट में एक इथरनेट पोर्ट की कैपेबिलिटी है। अगर आप इस कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इथरनेट कार्ड इन स्लॉट्स के अंदर लगाकर आप इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसको लगाना भी बिल्कुल आसान होता है, जस्ट आपने कार्ड उठाना है और इन स्लॉट्स के अंदर आपने फिक्स कर देना है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं